हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की करते हैं। इसका जो कर्तव्य होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना होता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का यह पालन करता है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इसको होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है पहला विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो मोतीलाल, चिमनलाल, शीतल वाड़ थे। यह सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ही होते हैं लॉ ऑफिसर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपना कार्यकाल का विस्तार कब मिला। तो वर्ष 2020 में मिला था। वर्तमान में हमारे जो 16वें महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटन मणि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो डैश होने के लिए पात्र हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए वह पात्र होना चाहिए, उसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए होता है। वह विधि अधिकारी जिसके पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो अटॉर्नी जनरल के पास यह अधिकार होता है, महान्यायवादी के पास यह अधिकार होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल थे तो के वेणुगोपाल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। लोकसभा की कार्रवाई में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार किसके पास है। तो महान्यायवादी के पास है। भारत का 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। तो आर वेंकटन मणि को नियुक्त किया गया है। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न धारण करता है। तो भारत का महान्यायवादी यह धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों के पालन का अधिकार किसके पास होता है। तो महाधिवक्ता के पास होता है। अगला है, भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। तो राज्य के महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, जो सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 175 में यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य के महाधिवक्ता के पास यह अधिकार होता है। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है। तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। तो महाधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, वह जैसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत के महाधिवक्ता के पास यह अधिकार नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। अब हम लोग राजभाषा एवं सेवाओं को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है मार्च 2022 तक की जानकारी के अनुसार। तो राजस्थानी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल नंबर 343(1) में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख नहीं है। तो अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह भाषा जिसको 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी को भारत की राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था वर्ष 1967 में। अगला है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को प्रारंभ में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियमित कब किया गया था? तो वर्ष 1963 में अधिनियमित किया गया था। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। तो है संस्कृत है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजभाषा है कोंकणी। गोवा की राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा है उर्दू। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो गढ़वाली भाषा को अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 343(1) को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को एक संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु याद किया जाता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें अनुसूचित भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजभाषा है तो मलयालम है। नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है। तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है उत्तराखंड राज्य ने। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 है। वर्तमान में 22 है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख आयोग, समिति एवं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारिया समिति की अनुशंसा पर की गई थी। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1950 में किया गया था। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 317 है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। और जो 16वें हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन कब किया गया था? तो 338 बी की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? तो आर्टिकल 338(b)(1) में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में बदल दिया गया था? वर्ष 2018 में यह बदल दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए संविधान द्वारा कौन सी संस्था अनिवार्य होती है? तो वित्त आयोग संस्था अनिवार्य होती है। अगला है, किसने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग ने यह सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या किस वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। 1990 में कौन से विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो चुनावी सुधार विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और उनके कार्यों का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 320 यह वर्णन करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2004 में यह अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो वह उसका कार्यकाल माना जाता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों को किस अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। पी.के. थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है पी.के. थुंगन समिति। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से पुंछी आयोग संबंधित है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो काका कालेलकर ने पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था। अगला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस आर्टिकल के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो आर्टिकल 312 के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसको हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, तो आर्टिकल 343 निर्दिष्ट करता है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो आर्टिकल 343(1) में यह उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 25 जनवरी 1965 के बाद जो भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 343 ने यह अधिकार दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तो तमिल थी। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। किस आर्टिकल में जनसंख्या के
किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो आर्टिकल 347 में यह विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गैर संवैधानिक निकाय में योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में देखेंगे। यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।